इंट्रोडक्शन दें अपना। From Riva Veterinary College in 2023. ओके, पूरा इंट्रोडक्शन जो आपको पैनल को देना है उस तरीके से दीजिए, पैनल को देना है आपको। सर आपकी आवाज क्योंकि आप जैसे पैनल को वहाँ इंट्रोडक्शन अपना देंगे उसी तरह से आप मुझे दीजिए यहाँ पर। जी डॉक्टर निधि, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। डॉक्टर निधि, इंट्रोडक्शन दीजिए। यस सर। हाँ, इंट्रोडक्शन है। सर माय नेम इज निधि यादव। I am from Datia. I did my graduation from Riva Veterinary College in 2023. Currently, I am working as a veterinary officer in mobile veterinary unit. जी देखिए, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें, इसलिए क्योंकि मैं सारा आपका यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीज़ें जज कर पाऊँ, फिर मैं आपको सजेस्ट कर पाऊँ, है ना। जी नेक्स्ट। हेलो, मेरी जी सर। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आने लगी सर, आने लगी। जी जी, चलिए बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। डॉक्टर वीरेंद्र जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम वीरेंद्र है। सर मैं ग्वालियर जिले का निवासी हूँ, तहसील डबरा, ग्राम छीमक का निवासी हूँ। ओके। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा अपने गांव छीमक से ही प्राप्त की थी। मैंने अपनी स्नातक रीवा वेटनरी कॉलेज से प्राप्त की है। मेरी अभिरुचि भ्रमण करना है और वर्तमान में मैं MBU 1962, जिला अशोकनगर, तहसील ईसागढ़ में पदस्थ हूँ। ओके, डॉक्टर आभा। यस सर। हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम डॉक्टर आभा बनारे है। मैं मूल रूप से तहसील पिपरिया, जिला नवरत्न की निवासी हूँ। जी। मैंने अपनी स्कूलिंग भारत ज्योति विद्यालय मंडला से की हुई है, अपनी 10th एंड 12th, एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन जबलपुर वेटनरी कॉलेज से की हुई है। ओके। और करेंटली आई एम वर्किंग एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ओके, डॉक्टर सरस्वती, यस सर। आप अपना इंट्रोडक्शन दें। गुड इवनिंग सर। गुड मेरा इवनिंग। नाम डॉक्टर सरस्वती कलुंचे है। मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग महर्षि विद्या मंदिर खरगोन से ही हुई है और मेरा जो ग्रेजुएशन है कॉलेज ऑफ फिटनेस एंड एनिमल हस्बेंड्री मऊ से हुआ है। आई हैव आल्सो वर्कड इन MU फॉर 10 months
and now I am preparing for veterinary assistant surgeon. इसी के लिए इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ओके, डॉक्टर ओम हाँ जी सर। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर हूँ अभी। कोई बात नहीं, कैमरा कैमरा ऑन मत कीजिए, आप यानी कि इंट्रोडक्शन दीजिए, बोल तो सकते हैं। सर मेरा नाम डॉक्टर ओम परिहार है। जी। सर मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर मैं अभी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, गुरु कृपा कॉलेज है सर बालाघाट में। ओके। जी सर। और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट किया है। जी। उसके बाद से सर मैंने अपना 1962 एमबीओ प्रोजेक्ट में काम किया 1 साल। देन उसके बाद में अपना मैंने थोड़ा गैप लेके वीएस के प्रिपरेशन के साथ में मैंने गुरु कृपा कॉलेज ज्वाइन किया। ओके। तो वहाँ पे मैंने एज अ प्रोफेसर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। जी। देखिए, जो आप लोगों ने वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, अब आपको इनके इंटरव्यू देना है। तो ये हमें सबसे पहले समझना होगा कि आप लोग रिटन क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब है कि आपको नॉलेज है आपके अपने सब्जेक्ट का, अपनी स्ट्रीम का। अब जो यहाँ पर इंटरव्यू और यानी कि रिटन एग्ज़ाम का फ़र्क यही रहता है कि वहाँ पर आपका नॉलेज का टेस्ट है, यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। आप अपने सब्जेक्ट की कितनी समझ रखते हैं ये तो चेक हो चुका है आपका। अब यहाँ पर आपकी अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, आपका बॉडी पॉस्चर कैसा रहता है, सिटिंग पॉस्चर कैसा रहता है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, और आपका आई कांटेक्ट आप कितना यानी कि प्रॉपर तरीके से रखते हैं, हैंड मूवमेंट तो आपका नहीं होता है बात करते समय, है ना। और आपका फिर जो जनरल चीज़ें आप डिस्कस की जाती हैं आपका इंटरव्यू में, सब्जेक्ट का तो होगा बट उतना ज़्यादा नहीं चीज़ें कि जो आपको अदर यानी कि चीज़ें हैं उसमें आपका जो भी डैफ में लिखा हुआ है, आपने डैफ में जो लिख करके भेजा है वो सारी चीज़ें वो उसमें डिस्कस होनी हैं। तो इसमें आपका जो डिस्कशन होना है, एक तो यही है कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछ लिया जाएगा, आप अपना इंट्रोडक्शन बता पाएँ। फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहां आपका होम टाउन है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। फिर आप वर्किंग प्लेस जो भी है आपका, जहाँ पर आप यानी कि काम कर रहे हैं, जिस जगह पर, जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका करेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ जाएंगी जो करंट में चल रही हैं, और इसमें आपका जो फैमिली से रिलेटेड है, आपका पशुपालन से रिलेटेड है ना, वो सारी चीज़ें, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, वो सारा यानी कि करंट में जो भी सिनेरियोस होता है वो सारा डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा आपके सिचुएशनल क्वेश्चंस आपको जरूर दिए जाएंगे। आपका जब जॉब हो जाएगा वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का, तो फिर आपको यानी कि जो मेनली है किसानों के साथ में आपको यानी कि वर्क करना है, अपने जो आपके असिस्टेंट होंगे उनको भी आपको यानी कि उनके साथ में मिलकर काम करना है। तो एक आपकी वहाँ पर डिसीजन मेकिंग और आपका लीडरशिप क्वालिटी को वो देखना चाहेंगे, ऐसे सिचुएशन दे करके आपको वहाँ पर डिसीजन मेकिंग करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। फिर आपकी पर्सनालिटी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वहाँ पर आपका, देखिए मैंने कहा ना कि आपका नॉलेज का उनका कोई वास्ता नहीं है ना, नॉलेज आपका चेक हो चुका है। अब आपका वो ये देखना चाहते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी, तो उससे रिलेटेड चीज़ें वो आपका जो भी आपने बताया है डैफ में लिखा हुआ है वही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और डैफ दोनों टाइप के डैफ है ना आपका, एक तो 6 पेज वाला डैफ था वो डिटेल में, और एक 1 पेज वाला था। तो दोनों में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन भरनी थी। इसमें आपका हॉबी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हॉबी में भी हम लोगों ने सिर्फ 1 पेज वाले दिया है सर, जो 1 पेज का था ना सर वही जवाब दिया था हम लोगों ने सर, 6 पेज वाला नहीं भरा है। आप लोगों ने किसी ने नहीं भरा 6 पेज वाला? नहीं सर। ओनली 1 पेज वाला? ओके जी सर। तो ठीक है, तो 1 पेज में तो काफ़ी और डिटेल में, वो 6 पेज का ज़रूर है लेकिन इन्फॉर्मेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा 1 पेज वाले में। तो इसमें आपकी हॉबी जो है, हॉबी से रिलेटेड, अभी मैंने क्लास भी ली थी, शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अटेंड किया होगा, है ना, ऐप पर क्लास थी हॉबी से रिलेटेड।
है ना, तो वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं आपके जनरल क्वेश्चन हॉबी के, और फिर आपका सॉरी सर, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आएगी, और वो क्लियर नहीं आएगी, जी क्लियर नहीं आएगी। सर बीच में ब्रेक बहुत हो रही है वॉइस। वॉइस ब्रेक हो रही है, श्योर जी सर। जी। डॉक्टर कीर्ति, आप सुन पा रही हैं? जी डॉक्टर सर। डॉक्टर कीर्ति, यस सर। आप अभी ज्वाइन किया है तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें कैमरा ऑन करके। जी डॉक्टर कीर्ति, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो सर, जी आई एम जी डॉक्टर कृति डोरी फ्रॉम छिंदवाड़ा। आई जी। एम वर्किंग ऑन एज असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। नहीं, ये आप इस टाइप का इंट्रोडक्शन नहीं देना है, ये मैं पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं मांग रहा हूँ, ये बोर्ड में आप जब जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो फुल इंट्रोडक्शन उसमें चाहिए होता है ना, पूरा आप बताइए किस मतलब जैसे आपने नाम बता दिया, अपना डिस्ट्रिक्ट बताया, बट आप अपना एजुकेशन भी बताएं, आपने कहाँ से लिया है, फिर आप वर्किंग है वो बताइए पूरा इस टाइप से, है ना। ओके सर। जी माय सेल्फ डॉक्टर कृति डोरे, आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा। I have done my BVSC from Jabalpur Veterinary College in 2018, and I have done my post graduation in veterinary clinical medicine subject from Nagpur Veterinary College. Now I am posted in assistant veterinary field officer in Chinwara district. ओके ओके ठीक। जितेंद्र प्रजापति, आपने अभी ज्वाइन किया हुआ है, मेरी आप आवाज़ आ रही है आपको, सुन पा रहे हैं मुझे आप? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डॉक्टर जितेंद्र जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जी मेरे पिताजी का नाम श्री हरिचरण और माताजी का नाम आनंद कुमारी है। मैं छतरपुर जिले का निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गृह जिले छतरपुर जिले के लव कुशनगर ब्लॉक से ही संपन्न हुई है। मेरी स्नातक पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा से संपन्न हुई है। ओके। वर्तमान में मैं चलक पशु चिकित्सा इकाई जिला मंडला में ब्लॉक गुगरी में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी अभिरुचि क्रिकेट देखना है सर। वेरी गुड। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है, ये जितेंद्र जी का बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था। इसी तरह से आपको बताना है कि आपको सबसे पहले अपना नेम देना है, फादर और मदर का नेम चाहे तो आप स्किप कर दीजिए, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपकी किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप बिलोंग करते हैं वो बताइएगा, और फिर आपका प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पर हुआ वो, और फिर आपने जो अपना ग्रेजुएशन है वो किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या आपका पीएचडी है, वो जितना भी आपका एजुकेशन है वो पूरा आप बताइएगा। फिर आप प्रेजेंट में वर्किंग है तो वो आपको बताना है, और उसके बाद आप अपनी हॉबी बता सकते हैं, अपना स्ट्रेंथ, आपके पर्सनालिटी के जो पॉइंट हैं वो आप बता सकते हैं, है ना। और फ्यूचर विजन भी बता सकते हैं कि मैं यानी कि वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बनने के बाद क्या आपका गोल है या क्या आपका वो है, तो वो भी आप बता सकते हैं। ओके। ये जेरी सिंह, डॉक्टर जेरी सिंह, आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर जेरी सिंह, जी 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 सर। आप अपना कैमरा ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी हाँ जी हाँ जी। गुड इवनिंग सर, मैं डॉक्टर गोविंद रचक हूँ। ओके। मैं भोपाल से हूँ। जी नहीं, ये मुझे इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, आपको अपना जो इंट्रोडक्शन इस तरह से, मॉक इंटरव्यू। हाँ मॉक इंटरव्यू वही चल रहा है वो उस तरह से। जी जी गुड इवनिंग सर, Good आई evening. एम डॉक्टर गोविंद रचक एंड आई एम फ्रॉम भोपाल।
सर मैंने अभी प्रैक्टिस नहीं करी है चलिए कोई बात नहीं है ना, जो अभी मैंने बताया तो उस तरह से देना है। आपने शायद अभी थोड़ा अभी ज्वाइन किया है सर। अभी ज्वाइन किया, कोई बात नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो अपना इंट्रोडक्शन से आगे जाता है वो ये पूछते हैं कि आप वेटनरी असिस्टेंट सर्जन क्यों बनना चाहते हैं या आप इस पोस्ट पर क्यों आना चाहते हैं। चलिए एक एक करके डॉक्टर कीर्ति जी बताइए आप क्यों आना चाहते हैं। डॉक्टर बीरेंद्र जी आप बताइए। जी सर। जी आप यानी कि असिस्टेंट वो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन क्यों बनना चाहते हैं। सर मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बन के सर मैं जो पशुपालन मतलब पशु सेवा करना चाहता हूं सर। और जो भी पशुपालन और डॉक्टर के बीच में जो कठिनाई होती है सर मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा सर। जी ठीक है। चलिए डॉक्टर आभा जी। यस सर। हाँ कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर आंसर देके आप फिर बाद में ऑफ कर लेना कैमरे को। ओके सर। जी जी बताइए। सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, सभी लोग अपना आंसर फ्रेम कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है जी। सर मैं वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं प्रदेश में जो हमारे माननीय सीएम जी का जो विजन है कि हम 9% से बढ़ाकर उसको 20% तक ले जाएं, इसमें पशु चिकित्सक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पशुपालन जो किसान है उनसे तालमेल बनाने में, सामंजस्य बनाने में। और सर हमारे प्रधानमंत्री जी का जैसे जो विजन है कि भारत अभी भी जो है विश्व में नंबर 1 है दुग्ध उत्पादन में, बाकी सारे भी हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनलाइज हो, जैसे नीदरलैंड और डेनमार्क के जो प्रोडक्ट हैं उनकी तर्ज पर। ठीक है, वेरी गुड। डॉक्टर सरस्वती जी आंसर दीजिए। सर मेरा वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बनने का उद्देश्य पशु के स्वास्थ्य की रक्षा करना, साथ में जो सरकार की जो योजनाएं सभी को जमीन स्तर तक पहुंचाकर पशु स्वास्थ्य एवं पशु के दूध उत्पादन को बढ़ोतरी कर किसानों को भी मार्गदर्शन करना, ये मेरा उद्देश्य। वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर जितेंद्र प्रजापति जी। यस सर। जी सर मैं कैमरा पशु चिकित्सा सहायक कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर उसके बाद ऑफ कर लेना। सर मैं पशु चिकित्सा सहायक शल्यचिकित्सक के पद पर रहकर मैं अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करके सर और पशु स्वास्थ्य एवं पशु पोषण और जो पशु स्वास्थ्य का नियंत्रण की कौन सी बीमारी जमीनी स्तर पर लागू करना चाहता हूं, और जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सके और पशुपालकों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सके। जी जी वेरी गुड। डॉक्टर चेतना शर्मा। डॉक्टर चेतना शर्मा जी। जी कैमरा ऑन कीजिए, हाँ बताइए, आंसर दीजिए कि आप वेटनरी असिस्टेंट सर्जन क्यों बनना चाहते हैं। माइक शायद आपका अनम्यूट कीजिएगा, म्यूट है शायद। हाँ जी बोलिए। I want to become veterinary assistant surgeon because I want to contribute at a high technical and decision-making level where I can utilize my knowledge more efficiently in disease control, treatment, and veterinary public health. ओके डॉक्टर निधि। डॉक्टर निधि। आंसर कीजिए डॉक्टर निधि। डॉक्टर निधि। हेलो यस सर। जी आप आंसर कीजिए। सर मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बन के अपने जीवन में स्थापित
मतलब जॉब सिक्योरिटी चाहती हूँ एंड पशुपालकों जी अभी प्रिपेयर नहीं किया है मैंने। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आप सभी लोग, क्वेश्चन सभी के लिए सेम है, आंसर अपना फ्रेम करना है आपको अपने अकॉर्डिंग कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, जो डिफरेंट क्वालिटी आपको बतानी है। क्योंकि एक तो ये था आप बोलेंगे था मैंने BDS किया, मतलब आपका जो BMS किया हुआ है ना, BBS किया है, तो ये आपने अपना डिग्री नहीं बताना आपको, है ना, एलिजिबिलिटी नहीं बताना है जो उसमें मांगी वो सभी के पास है। आपको कुछ ऐसे डिफरेंट पॉइंट बताना है कि जो मतलब इससे समझ में आए कि हाँ आप यानी कि इस पद के लिए लायक हैं। तो यही है कि मैं आपका सिलेक्शन क्यों करूं, या आप के अंदर क्या योग्यता है, अपनी क्वालिटी बताएं जिससे यानी कि आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जा सके। चलिए बताइए प्रियांशु जी। जी सर। हाँ आप बताइए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से मैं इस पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट करूं, वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के लिए। सर काम के प्रति जिम्मेदार तथा अपने दायित्व को समझने वाला हूँ। तो जो भी मुझे कार्य दिए जाएंगे मैं उनको अपने निर्धारित समय पर पूर्ण करने की और संपूर्ण समर्पण के साथ करने की कोशिश करूँगा। वेरी गुड। चलिए वीरेंद्र राठौर जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, डॉक्टर वीरेंद्र। मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही अब तक। डॉक्टर शीतल, डॉक्टर शीतल, डॉक्टर शीतल, ओके। डॉक्टर आभा यस सर। जी बताइए। सर मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं और सर मैं 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर युवा संसद के लिए पुरस्कृत हो चुकी हूँ। मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है और मुझे जो भी काम दिया जाएगा उसको वो पूरी निष्ठा के साथ किया मैंने आज तक। और सर संवेदनशीलता मेरी सबसे अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि हमारे मुंह पशु बोल नहीं सकते तो उन्हें देखकर समझना होता है कि उनके अंदर क्या कौन सी बीमारी है। वेरी वेल। डॉक्टर आभा, आपने जैसे बोला ना कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप बातों को कन्वेंस अच्छी तरह से कर लेते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र। यस सर। जी बताइए। सर मैं सर विगत 1 वर्ष से ज़्यादा का फील्ड अनुभव है सर मुझे, और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने की तत्परता है सर मेरे अंदर, और मेहनती और सेवायुक्त व्यवहार है सर मेरा। ओके वेरी गुड। प्रियांशु जी। जी सर। जी बताइए। सर बताया, अभी बता चुका हूँ। अच्छा आप बता चुके, ओके ओके। डॉक्टर चेतना जी। सर मेरे अंदर सर मैनेजमेंट करने की क्षमता अच्छी है। मैं ग्रामीण में 2 साल से कार्यरत हूँ एज असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर। मैं उन पशुओं की तकलीफ को समझ सकती हूँ, उसको अच्छे से ट्रीट कर सकती हूँ और ग्रामीण लोगों की परेशानियों को भी समझकर उनको ओके सही उपचार बता सकती हूँ। वेरी गुड। डॉक्टर सरस्वती बताइए। सर मुझे लगता है कि मैं इस पद के लिए मतलब वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बन के मेरे में सबसे पहले जो क्वालिटी है वो लीडरशिप है, क्योंकि मैं अंडर ऑफिसर रह चुकी हूँ NCC में, तो मैं बहुत अच्छे से लीड करती हूँ और मेरे अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा है। साथ में मेरी कम्युनिकेशन स्किल और मैनेजमेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में रह के ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा काम कर सकती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर सरस्वती काफ़ी अच्छे आंसर करती हैं। शायद 1-2 मीटिंग आपने अटेंड की मेरी, है ना, गूगल मीट। यस सर, मैंने पहले अटेंड
जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि आप यानी कि एक वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बनने के बाद आ, आपका ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा को कैसे बेहतर बना पाएंगे? आप ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवा को कैसे बेहतर बना पाएंगे? हाउ विल यू इम्प्रूव वेटनरी सर्विस इन रूरल एरियाज? क्वेश्चन समझ गए आप लोग? चलिए बताइए, तो आपका जो वेटनरी सर्विसेज हैं रूरल एरिया में, उनको आप कैसे बेहतर बना पाएंगे? डॉक्टर वीरेंद्र बताइए। जी सर। जी जी सर। सर जहाँ पे भी सर मेरी पोस्टिंग होगी तो पहले तो सर मैं वहाँ की कमियों के बारे में, जहाँ की जो आसपास में क्या कमियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा, और किसानों के घर पे जा जाके वहाँ की क्या कमियाँ हैं आसपास के क्षेत्र में, तो उसको दूर करूँगा मैं सर। ओके। और डॉक्टर और पशुपालन के बीच में सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करूंगा। जो भी लोगों के अंदर जो भी पशुपालक के बीच में भ्रांतियां हैं उनको भी मैं दूर करूंगा सर। वेरी गुड। डॉक्टर जितेंद्र प्रजापति जी। जी सर। आंसर कीजिए। सर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले जहाँ पर भी सर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी वहाँ पर सबसे पहले पशुओं का देख रेख सर करना कि कैसे उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके, कैसे दुग्ध उत्पादन बढ़ा सके, और पशुपालकों की आय में कैसे वृद्धि हो सके, इन सब के पहले वहाँ पर सर प्रॉपर सभी जानवरों को सर एक विजिट में कैंप लगाकर सभी पशुपालकों को जागरूक किया जाएगा सर, करने का प्रयास करूँगा, ताकि जागरूकता फैले पशुपालकों में और अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए अपने पशुओं का। जी जी, वेरी गुड। तो सभी लोग कैमरा ऑन करके आंसर किया करें, है ना, थोड़ा सा मैं फेशियल एक्सप्रेशंस आपके देख पाऊँ, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका मैं जज कर पाऊँ, है ना। कि देखिए आंसर देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट आपका कितना अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें यानी कि चेक करना है मुझे, है ना। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं है ये आपका पूरा पर्सनालिटी का जो ग्रूम कितना किया आपने, वो सारी चीज़ों का जजमेंट। जी बेशक आप अभी ऑफ कर लीजिए, जब आंसर दे रहे हैं उस समय ज़रूर ऑन कर लीजिए, है ना। जी चलिए नेक्स्ट प्रियांशु आंसर कीजिए। जी सर। जी सर सर्वप्रथम जो पशुपालन है उसको हम तभी बढ़ावा दे सकते हैं जब हमारे जो एरिया के जितने भी पशु हों वो स्वस्थ हों तथा हमारे पास उन्नत नस्ल हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले यह कोशिश करूंगा कि जितने भी पशु हैं उनको समय आने पर जो भी टीके लगाए जाने चाहिए वो टीके समय पर लगने चाहिए। इसके अलावा हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो तकनीक होती है उससे उन्नत नस्ल के जब पशु पैदा करेंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन पर्पज से इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इस प्रकार मैं उस एरिया में दुग्ध उत्पादन तथा जो पशु हैं उनको बढ़ोतरी करके पशुपालन विभाग में अपना वर्चस्व बना सकता हूँ। वर्चस्व नहीं बना सकता, अपनी सेवाएं दे सकता हूँ, सेवाएं, है ना। देखिए शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, ये थोड़ा गलत हो जाता है। चलिए डॉक्टर चेतना शर्मा जी। जी सर मैं ग्रामीण स्तर पर टीकाकरण करवा के, डीवॉर्मिंग करवा के, और मैं अपने पैरावेट को अलग अलग जो आपको तो काफ़ी टाइम मिल गया था आंसर फ्रेम करने का। सर थोड़ा सा अभी कॉन्फिडेंस लेवल कम है। यही चीज़ें तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ। देखिए वहाँ नॉलेज का कोई, मैंने कहा ना कि कोई वो नहीं है, आपका सिर्फ ये है कि आप अपना कम्युनिकेशन कितना अच्छा आपने डेवलप किया है, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका आंसर फ्रेमिंग करना, है ना, ये सारी, और कितने बेहतर तरीके से आप आंसर कर पा रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, यही सारी चीज़ प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। आपको कितना आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितना अच्छा बोल पा रहे हैं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। चलिए सरस्वती, डॉक्टर सरस्वती आंसर कीजिए। जी सर।
जी। तो सर्वप्रथम सर मैं जब वेटनरी असिस्टेंट सर्जन बनूंगी तो सबसे पहला मेरा कार्य होगा, जो मेरा कार्य क्षेत्र है उसमें वहां पर जाकर अपने जो भी कमियां होगी कार्य क्षेत्र में, पशुपालकों को जो दिक्कत होगी, पशुओं में कौन सी जूनोटिक डिसीज फैल रही है, उनको वैक्सीनेशन सही लग रहा है नहीं, ये मैं कैंप के थ्रू पता करूंगी। उसके बाद में मैं एक मीटिंग लूंगी जिसमें अपने जो सहायक वेटनरी असिस्टेंट जो भी फील्ड ऑफिसर्स रहेंगे, गोसेवक रहेंगे, उनको लीड करके और कोऑर्डिनेट करके उन एरिया पे अपना वर्क करूंगी और अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करके वहां तक सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको प्रॉपर तरीके से जो भी निर्धारित मतलब सेवा करने के लिए मतलब जो भी है उसको बताऊंगी, और फिर दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए उसको मार्गदर्शन करूंगी पशुपालकों को। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा मतलब लैंग्वेज का वो हो गया था इशू बोलने में। कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सुन लीजिए, आंसर फ्रेम करना। आपके पास में रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो उस कंडीशन में आप किन बातों को प्रायोरिटी देंगे? समझ रहे ना कि आपके पास में जिस एरिया में जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है वहाँ पर आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज सभी टाइप के हो सकते हैं, सर्विसेज का हो सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो यानी कि आपके पास में बहुत लिमिटेड हैं। तो आप सबसे पहले किस चीज़ के लिए प्रायोरिटीज़ में आप रखेंगे, किस बात की प्राथमिकता आप देंगे, किस बात को देंगे, बताइए डॉक्टर प्रियांशु। सर सबसे पहले अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे तो मैं मतलब कम रिसोर्सेज में ये सोचूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालन को कैसे बढ़ा सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो निरीक्षण करना बहुत जरूरी है कि हमारे पास पशु हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर अच्छे पशु हैं तो उनको एक मतलब कि बीमार और जो स्वस्थ या अस्वस्थ पशु रहते हैं उनको एक साइड करके जो स्वस्थ हैं उन पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। जो अस्वस्थ पशु हैं उनको मैं एक तरफ करके उनका इलाज करके उन पे अलग तरीके से ध्यान दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर बीरेंद्र जी आंसर कीजिए। जी सर। जी सर सर जितने भी जो भी संसाधन कमी होगी सर, मैं जी सर सोच नहीं पा रहे हैं अभी शायद, है ना? जी जी सर, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर आभा जी बताइए, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी बताइए। सर क्योंकि मध्य प्रदेश क्लाइमेटिक जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो हर जगह की सर समस्या विशेष होती है। तो सबसे पहले मुझे ये पता करूंगी कि किस कोचिंग जहाँ भी है वहाँ पे समस्या क्या है। कई जगह न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, कई जगह खेती प्रॉपर नहीं होती तो चारा नहीं मिल पाता पशुओं को, कई जगह चारा मिल पाता है लेकिन उतना उत्पादन नहीं हो पाता। तो सर मैं ये चीज पता करूंगी कि ऐसी क्या समस्या है, फिर सर उस हिसाब से मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उसमें मैं अपना बेस्ट ट्राई करने का प्रयास करूंगी। ये प्रॉपर आंसर करने का तरीका है, बहुत बढ़िया आपने आभा जी। आपका मैं देख रहा हूँ कि बहुत बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ पाते हैं और फिर अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। वेरी गुड जी। डॉक्टर ओके ओके ओके। डॉक्टर चेतना जी। जी सर। हाँ, आप कुछ सोच पा रहे हैं? सर जहाँ मैं पोस्टेड रहूंगी पहले वहाँ की समस्याएं पता लगाऊंगी कि वहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है और किस तरह की प्रॉब्लम है। तो जिन सुविधाएं और जिन उससे मैं जो मैक्सिमम प्रयास करूंगी कि जो भी समस्या है उनसे मैं इलाज कर सकूं पशुओं का और पशुपालकों का मतलब हेल्प कर सकूं। और उसके बाद मुझे लगता है कि वो संसाधन बहुत ही जरूरी है, तो मैं उसके लिए अपने हायर ऑफिसर्स को लिखकर लेटर भेजूंगी कि ये संसाधन की मुझे आवश्यकता है। चलिए, अब आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपनी सबसे बड़ी यानी कि अभी तक क्या यानी कि अचीवमेंट मानते हैं? अभी तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है ना? बताइए।
प्रियांशु जी सर। बताइए। सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो मैंने सर्वप्रथम तो मैंने जो मूक पशुओं का इलाज करने के लिए उनके लिए डिग्री की और 2 साल कंटिन्यू सरकार के अंडर में रहते हुए चलित पशु चिकित्सा इकाई में मैंने 2 साल तक निर्धारित संसाधनों में मैंने पशुओं को बेहतर इलाज और सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। डॉक्टर सरस्वती। सर मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मैं इस वेटनरी फील्ड में आई हूँ, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही मैंने जो पशुओं को ऑब्जर्व किया है और उनके लिए जो मेरा लगाव है और उनके प्रति कार्य करने की जो मेरी क्षमता है उसको बढ़ाया है, यही मेरी बड़ी अचीवमेंट। वेरी गुड। डॉक्टर वीरेंद्र। डॉक्टर वीरेंद्र। जी आभा, डॉक्टर आभा आंसर कीजिए। सर मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो ये कि इस फील्ड में मेरा आना हुआ और मैंने बचपन से अपने घर में पशु देखे हुए हैं, सो मेरे मन में उनके प्रति एक संवेदनशीलता है और अच्छे से अच्छा उपचार देने की मैं इसमें कोशिश करूंगी उन्हें। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो ग्रामीण पशुपालक होते हैं उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं? ग्रामीण पशुपालकों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? डॉक्टर सरस्वती बताइए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी जी हाँ, आप बोलिए। मुझे लगता है कि जो ग्रामीण पशुपालक के सर्वप्रथम है सर वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग है तो सर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके जो दूध उत्पादन करके उसको ज़्यादा मतलब अच्छा प्रोडक्ट वेंडर्स अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि जो सरकार की योजनाएं उनको प्रॉपर तरीके से जो जमीन स्तर अच्छे से को करवा पाए तो वो उनके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिकली भी ठीक होते हैं और उनको मैं मार्गदर्शन करके जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उसमें वो कैसे वर्क कर सकते हैं कि उनको मैं बताऊँ। वेरी गुड। जी जी वेरी गुड। और डॉक्टर वीरेंद्र। डॉक्टर वीरेंद्र। डॉक्टर चेतना शर्मा जी। सर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम विलेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको प्रॉपर चारा नहीं मिल पाता है जानवरों के लिए और इस कारण वो अपने जानवरों को सेल करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उनको प्रॉपर फीडिंग नहीं करा पाते हैं। तो अगर सरकार अपनी डिफरेंट स्कीम से अगर उन्हें कुछ रिलैक्सेशन या उनको कुछ लाभ दे सकती है तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जी प्रियांशु जी आप बताइए। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है लोगों को जानकारी नहीं पहुंचती है। सरकारी जो योजनाएं रहती हैं उनको प्रॉपर रूप से किसानों तक नहीं पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जो इसमें पशु जो रहते हैं उनके पास वो उच्च नस्ल के नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन भी कम रहता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता है उनको कि पशुओं को क्या खाना मतलब न्यूट्रिशन उनको क्या देना चाहिए। कभी कभी क्या रहता है सर कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों की कमी रहती है। जैसे कि सर जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में मैंने काम किया है तो वहाँ पे मैंने देखा सूखाग्रस्त एरिया रहता है तो वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसकी कमी के कारण पशु जो रहते हैं वो कैरेक्टिक होते चले जाते हैं और उनमें प्रोडक्शन की भी कमी आती रहती है। तो मैं इन चीजों पर ध्यान दूंगा सर। वेरी गुड। देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो गौवंश के पशु हैं उनको यानी कि बहुत ज़्यादा समस्या है और हर
जगह समस्या है, देश में हर स्टेट में है और हर डिस्ट्रिक्ट में है कि देखा जाता है कि गौवंश के जो पशु हैं वो ज़्यादा आवारा हैं, उनको यानी कि कैसे यानी कि क्या इनके पीछे रीजन क्या है, पहले तो ये बताइए आप लोग। चलिए डॉक्टर सरस्वती बताइए। सर मुख्य रीजन तो मुझे यही लगता है कि सर इन्हें जो पशुपालक है वो उत्पादन कम होने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं, मतलब कि जैसे उनका उत्पादन कम होता है वो उन्हें बाहर जंगल में छोड़ देते हैं, या तो वो शहरों में घूमती रहती गाय वगैरह जो भी है। और एक रिसोर्सेज का भी है कि पशुपालकों को इतना रिसोर्सेज नहीं है कि जो एक्स्ट्रा जो उत्पादित मतलब जो गाय भैंस है, मतलब जो गाय है उसको वो चारा दे सके और पाल सके, तो सर वो उनको छोड़ देते हैं। साथ में सर न्यूट्रिशन की कमी है जिससे उनका उत्पादन और कम होता जाता है, और वो फिर मतलब उसकी उम्र जो रहती है उत्पादन करने की फिर उससे पहले वो कम देने लग जाती है दूध, तो उसकी वजह से पशुपालक उसे पहले ही छोड़ देता है। सर मुझे यही लगता है इसका। चलिए डॉक्टर वीरेंद्र। बताइए डॉक्टर वीरेंद्र। क्या सर? ये हमारे यहाँ जो गौवंश पशु है यानी कि गाय है, बैल, बछड़े है ना, तो वो यानी कि ज़्यादा आवारा हो गए हैं, या उनको उतना जो पशुपालक हैं, किसान लोग हैं, उनको उतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? सर जैसे भी सर, जैसे प्रोडक्टिविटी गाय की या भैंस की या जो मतलब गोवंश की अधिकतर कम प्रोडक्टिविटी हो जाती है, तो जो किसान रहते हैं तो वो सर सड़क पर छोड़ देते हैं इसी कारण सर। नहीं, पहले क्यों नहीं छोड़ते थे? आप कुछ साल से ही ऐसा हो रहा है। पहले भी भाई प्रोडक्टिविटी मालूम है कि गाय की उतनी ही रहती थी, बल्कि देखा जाए अब तो हाइब्रिड भी आ रही हैं तो उनकी बढ़ रही है। पहले भी कम थी, लेकिन अब यानी कि जो पशुपालक हैं वो इनको आवारा क्यों छोड़ देते हैं? एक्चुअली सर जो जो हमारी जो देसी ब्रीड है उनमें अधिकतर छोड़ते हैं, जो एग्जोटिक ब्रीड है उनको नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और उनका जो खर्चा है उससे ज़्यादा मतलब खर्चा ज़्यादा हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम रहती है, इसके कारण सर उनको मजबूरन में छोड़ना पड़ती है सर। ओके डॉक्टर आभा, आप बताइए। सर एक टाइम के बाद प्रोडक्टिविटी एनिमल्स की कम हो जाती है और वो उतना उत्पादन नहीं देते, और किसान इतने सक्षम नहीं होते कि जो पशु उत्पादन नहीं दे रहा है वो उसको भी खिलाएं। तो ये मेन वजह है कि वो उनको छोड़ देते हैं और जो पशु उत्पादन में है उनको रखते हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गौशाला पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ एमपी की, इसके तहत सर सरकार हर जिले में गौशाला बना रही है जहां वो ऐसे पशु भी रखेगी जिनकी प्रोडक्टिविटी है ही नहीं या बिल्कुल कम है। और सर इसके माध्यम से गोकास्ट का निर्माण भी किया जा रहा है, जो काफी चीजों में जो है भारतीय सनातन संस्कृति में जिसका उपयोग भी किया जा रहा है। अरे वेरी गुड, बहुत शानदार। आप चीज़ों को कुछ डिफरेंट टाइप से कनेक्ट कर लेते हैं, यही बस इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपके आंसर में कुछ भी एक भी यानी कि आपका ऐसा व्यू आ जाए या ऐसा कोई भी वर्डिंग आ जाए, वो यानी कि इम्प्रेस कर देती है पैनल को। वेरी गुड। डॉक्टर चेतना शर्मा जी बताइए। सर मुझे इसका इकोनॉमिकल कारण ही लगता है कि जो गाय है उसकी प्राइस जो बफलो की प्राइस भी कम होती है और उसका प्रोडक्शन भी कम होता है, तो जो फार्मर होते हैं सर उनका इकोनॉमिकल स्टेटस उतना नहीं होता कि वो उनको दोनों पशुओं को फीडिंग करा पाए, इसलिए वो सर उनको छोड़ देते हैं। जी जी जी, चलिए डॉक्टर प्रियांशु बताइए। सर ये समस्या हमेशा नहीं होती है, क्योंकि सर जब तक एनिमल मिल्किंग रहता है तब तक उसको नहीं छोड़ते हैं, और अगर जो लोग छोड़ते भी हैं तो उसके पीछे का कारण यही रहता है कि वो सक्षम नहीं होते हैं कि वो उसको फीडिंग करा सकें, इसलिए वो उनको छोड़ देते हैं कि बाहर से वो फीड करके आए, और शाम के टाइम जब वो वापस आएंगी उनके वो बछड़े जो रहते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, ताकि जो मातृत्व बिहेवियर के कारण वो जो मदर है वो वापस लौट के वहीं आएगी और वो उसका दूध निकाल के उसको वापस से छोड़ देते हैं। तो इसके लिए सर सरकार कई सारी योजनाएं बना रही है, जो भविष्य में मुझे ऐसा लगता है
कि जो रोड पर ये घूमती हुई गौ माता दिखती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि सरकार बहुत सारी नई नीतियां और गौशालाओं का प्रबंधन कर रही है। 40 रुपए प्रति गाय को बढ़ाया गया है, जो पहले की कीमत 20 रुपए प्रति गाय दी जा रही थी वो अब 40 रुपए कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि आगे भविष्य में ऐसी समस्याएं से हम छुटकारा पा लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर कल और डिस्कस करेंगे। यदि एक साथ में कई पशु बीमार हो जाएं तो आप यानी कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और कैसे यानी कि किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे आप? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूँ। यदि एक साथ बहुत सारे पशु बीमार हो जाएं तो आप यानी कि कैसे यानी कि किस बात को प्राथमिकता देंगे, कि कैसे तय करेंगे आप किसका ट्रीटमेंट करेंगे? चलिए डॉक्टर सरस्वती बताइए। जी सर, तो सर यदि एक साथ कई पशु बीमार हैं तो सर सबसे पहले तो मैं जानूंगी कि सर उसका कॉज क्या है, मतलब उस किस कारण बीमार हो रहे थे पशु एक साथ। क्या वो खाने में कमी है या फिर खाने में कुछ दूषित है या फिर कोई डिसीज स्प्रेड हुई, जूनोटिक डिसीज फैली है। फिर दूसरा मैं उनके साइन और सिम्टम देख के ये डायग्नोज करूंगी कि कौन सा पशु सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशन में, जो ज्यादा सीवियर होगा सबसे पहला उसका ट्रीटमेंट होगा, देन दूसरे पशु। और अपनी जो टीम है उसको भी मैं आदेश दूंगी या फिर ऑर्डर करूंगी, मतलब कोऑर्डिनेट करके बताऊंगी कि आपको किस पशु का पहले इलाज करना है, और पशुपालकों को भी जानकारी दी जाएगी कि आपको क्या क्या जो इससे जो समस्याएं हो उससे दूरी बना के कैसे ही डिसीज जो फैले, जैसे जूनोटिक डिसीज अगर कोई सी है तो वो कैसे फैले उसको रोकने की मार्गदर्शन भी करूंगी सर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट डॉक्टर वीरेंद्र। आपकी वॉइस नहीं आ रही है वीरेंद्र जी। जी सर। जी आप जो पशु बीमार होगा तो पहले तो सर उसको वहां से अलग करूंगा जो संक्रमित है, और उससे स्वस्थ पशु से उसको अलग करके उसकी डायग्नोसिस वगैरह देख के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, और उसका पोस्ट ऑपरेटिव जो भी होगा मैं सर उसका वो पूरी करूंगा। वेरी गुड, वेरी उसका वो सर वैक्सीनेशन वगैरह उसका जो प्रॉपर है उसको अलग ही रख के करूंगा, स्वास्थ्य पशु में उसको नहीं मिलाऊंगा सर। ठीक है। डॉक्टर आभा जी। सर वहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे बीमार, सर उनमें जिनमें ज्यादा लक्षण होंगे जिनमें कम लक्षण होंगे, मैं दोनों को वहां से सेपरेट करूंगी, आइसोलेट करूंगी। जैसे कोरोना में हमने देखा था सर, क्वारंटीन एक टर्मिनोलॉजी थी। जी जी। तो सर जो सीवियर होंगे उनको क्वारंटीन में डालेंगे, और जो इलाज योग्य होंगे उनका इलाज करेंगे। और सर उनकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूलिंग हुई थी, डीवर्मिंग हुई थी। जैसे सर बांधवगढ़ में हमने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा था कि काफी सारे हाथी मर गए थे। जी जी जी। तो सर उसकी आई थी कि वहां पर जो किसान लोग थे उन्होंने कोदो कुटकी वहां पर बोई हुई थी, जिसमें एक फंगल इन्फेक्शन था जिसको हाथियों ने इन्फेक्ट कर लिया था। तो सर मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी कोई चीज तो आज तक नहीं है जो पशुओं के संपर्क में आई हो जिस वजह से वो बीमार पड़े हो। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रियांशु जी। जी सर, सबसे पहले तो अगर बीमारी बहुत सारे पशुओं में फैल रही है तो इसका मतलब ये तो तय है कि ये बीमारी फैलने योग्य ट्रांसमिसिबल बीमारी है। तो मैं सबसे पहला जो काम मेरा रहेगा, मैं जो सैंपल लेके हायर अथॉरिटी या जो लेबोरेटरी रहती है वहां भेजूंगा। तो मैं कारण पता करने की कोशिश करूंगा कि यह बीमारी एक्चुअली में इसका कोई इलाज है संभव या नहीं है। अगर इलाज संभव होगा तो उसका इलाज करके उसको ठीक करेंगे, आइसोलेट करेंगे सबसे पहले तो सर। जो स्वस्थ पशु हैं उनको अस्वस्थ पशुओं से अलग करेंगे, और जो अस्वस्थ पशु हैं उनके सैंपल लेके भेजने के बाद, पता करने के बाद यदि उसका इलाज संभव है तो उसका भरपूर इलाज करेंगे और उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। यदि इलाज संभव नहीं हुआ तो हमें कुछ ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे, और उनको उठाने के लिए मैं तैयार रहूंगा सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। जो अनएजुकेटेड आपके जो पशुपालक हैं तो उनको आप किस तरीके से यानी कि आप अपनी टेक्निक बताएंगे या वो उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे कि वो
मतलब ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार हो जाएं। क्या होता है कि मोस्टली देखा जाता है कि बहुत सारे जो किसान हैं उनमें एक जो अनएजुकेटेड हैं उनमें अंधविश्वास होता है कि इस टाइप का वैक्सीनेशन हो जाएगा या जो मेडिसिन दिलवाई जाएंगी वो ठीक नहीं है, वो अपने घरेलू उपचार या देसी इलाज करते रहते हैं। तो आप उनको किस तरह से यानी कि कन्विंस करेंगे, बताइए प्रियांशु जी। सर मुझे इसका एक ही तरीका लगता है कि उनको खुद समझाना पड़ेगा उनके स्तर पे जाके कि अगर हम वैक्सीनेट कराते हैं तो इससे क्या फायदा होता है, कैसे नुकसान से बचा जा सकता है, कैसे हम पुराना कोई एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे कि पुराने समय में अगर कोई बीमारी आई होगी तो उससे कितना नुकसान हुआ होगा, तो उसको हम बताएंगे कि अगर आगे भी कभी ऐसी बीमारी आती तो सारे पशुओं को फैल सकती है, इसलिए इसका वैक्सीनेट करा के हम ऐसी महामारी जैसी बीमारियां होती हैं उनसे भी बचा जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए डॉक्टर आभा जी सर। जी। सर सर्वप्रथम तो मैं वहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी, मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर हमारी 4 जो भाषाएं हैं मुख्यतः बोली जाती हैं, निमाड़ी, मालवी, बुंदेली और बघेली। तो सर मैं स्थानीय भाषा सीखकर उनसे स्थानीय भाषा में संवाद करने की कोशिश करूंगी ताकि मैं उन्हें उन्हीं की भाषा में समझा सकूं कि एक्चुअल बीमारी क्या है और कैसे बचा जा सकता है। तो क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से उसकी स्थानीय भाषा या उस भाषा में संवाद करते हैं तो वो आपकी बात ज्यादा अच्छे से सुनता है जी जी। और आपकी बात पे अमल करने की कोशिश भी करता है। सर मैं करके उन्हें बताऊंगी वैक्सीनेशन सरकार की योजनाओं के बारे में, तो इस माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने दुग्ध उत्पादन को पशुओं की बढ़ावा दे पाऊं और किसानों की समस्या सुलझा पाऊं। वेरी गुड। डॉक्टर वीरेंद्र जी सर, जो भी किसान और जो भी पशुपालक होंगे तो पहले तो सर मैं जो भी उनकी लोकल भाषा है उनकी समझने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद सर मैं जो भी शिविर वगैरह शिविर या कार्यक्रम वहाँ पे किसानों के लिए लाऊंगा और उनको जो भी बीमारी है, जो भी पशुपालन में जो भी बीमारी हो रही है, उनको क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है उनके बारे में उनको जानकारी दूंगा कि थोड़ा सा उनको समझ में आए कि हाँ ठीक है डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। ठीक, वेरी गुड। अब आप बेहतर आंसर फॉर्मेट करने लगे हैं वीरेंद्र जी, और वेरी गुड। हाँ डॉक्टर सरस्वती बताइए। जी सर, तो सर जो अनएजुकेटेड किसान रहेंगे सर, सर्वप्रथम तो मैं सर स्टेडियम को देखूंगी और वहाँ पे जो मेत्री और गोसेवक जो कार्य कर रहे हैं, जो कि सरकार की योजना के अंदर मेत्री योजना जो चल रही है उसमें जो मेत्री रहते हैं और जो गोसेवक है उनसे मैं कांटेक्ट करूंगी। साथ में उनकी जो लोकल लैंग्वेज है और उनके जो ट्रांसमिशन का जो दिक्कत हो रही है तो वो मेत्री और गोसेवक के थ्रू मैं देखूंगी कि सर वो लोकल लैंग्वेज में कैसे मैं उनके साथ कार्य कर सकूँ और उनकी मीटिंग लेके पशुपालकों को सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराऊंगी उनके थ्रू में कि गोसेवक या फिर जो भी एवीएफओ फील्ड में कार्य कर रहे होंगे, क्योंकि सर लैंग्वेज सीखने में थोड़ा टाइम लगता है और जो अपने असिस्टेंट है सर उनके थ्रू हम लोग ये कार्य आसानी से कर सकते हैं, उनको लीड करके साथ में को कोऑर्डिनेट करके। तो सर सर्वप्रथम मैं उनको लीड करूँ